टॉपिक है धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि धातु है, उन धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं और कुछ धातुओं से संबंधित विशिष्ट तथ्य थे जिनसे विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धातुओं का निष्कर्षण की धातुओं की प्राप्ति है वो कैसे की जाती है, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग है वो किया जाता है। तो जो धातुओं का निष्कर्षण है वो कहते किसे हैं, तो धातु अयस्कों से किससे, अयस्कों से शुद्ध धातु की प्राप्ति करना। आपको कोई चीज प्राप्त हुई है, कोई पत्थर प्राप्त हुआ है और अगर उस पत्थर में कोई धातु मौजूद है और उस धातु को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होगी उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे धातु निष्कर्षण कहा जाएगा या उसे धातु कर्म कहा जाएगा। धातु निष्कर्षण भी कहा जाता है या फिर इसे क्या कहा जाता है, तो उसे धातु कर्म भी कहा जाता है। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि या प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण या धातु कर्म कहा जाता है। और धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो धातुओं को खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है खनन द्वारा। वे पदार्थ जो जमीन से, भू प्रॉपर्टी से, भूमि से प्राप्त होते हैं उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो उन पदार्थों को खनिज कहा जाता है। और उन खनिजों से ही किसको प्राप्त किया जाता है, धातुओं को प्राप्त किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण से संबंधित जो विज्ञान होती है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उस विज्ञान को कहा जाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसमें धातु निष्कर्षण से संबंधित विधियों का अध्ययन किया जाता है, धातु निष्कर्षण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, मेटलर्जी कहा जाता है। अब ये खनिज क्या है, तो वे पदार्थ जो भू प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उन्हें खनिज कहा जाता है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से जो जो तत्व पाए जाते हैं या जो यौगिक पाए जाते हैं उन यौगिकों को हम क्या कहेंगे, तो उन यौगिकों को मिनरल्स कहेंगे या खनिज कहेंगे। अब मान लीजिए आपने पृथ्वी से, जमीन से किसी खनिज को प्राप्त किया है और इस खनिज के अंदर लोहा या आयरन, इस खनिज के अंदर लोहा जिसको Fe से लिखा जाता है, तो लोहा या आयरन अधिक मात्रा में उपस्थित हो, लोहा या आयरन है वो क्या हो, तो पहला वो अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा इस खनिज से लोहे को प्राप्त करना सस्ता हो और सरल हो, सस्ता सरल हो और साथ में कैसा हो, लाभकारी हो। सस्ता सरल और कैसा होना चाहिए, लाभकारी होना चाहिए। तब इस खनिज को क्या कहा जाएगा, तब इस खनिज को अयस्क कहा जाएगा। इस खनिज को क्या कहा जाएगा, अयस्क कहा जाएगा। तो अयस्क वे खनिज होते हैं, अयस्क को और कहा जाता है, तो अयस्क वे खनिज होते हैं जिसमें कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उस खनिज से विशेष धातु को प्राप्त करना सस्ता, सरल और लाभकारी हो, व्यावसायिक रूप से लाभकारी हो, तब उस खनिज को अयस्क कहा जाता है। तो अयस्क क्या है, वह खनिज जिसका निष्कर्षण तथा रासायनिक प्रक्रम व्यापारिक दृष्टि से लाभकारी होता है उसे क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। अर्थात कुछ स्थानों पर जो खनिज पाए जाते हैं उन खनिजों में कोई विशेष धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है तथा उस धातु को निकालना, प्राप्त करना लाभकारी और सुविधाजनक होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे खनिज कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो ये ध्यान रखना सारे के सारे जो अयस्क होते हैं, ए मतलब अयस्क है, वो सारे के सारे अयस्क है वो खनिज होते हैं। के मतलब क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। तो सभी अयस्क है वो खनिज होते हैं,
लेकिन सभी खनिज है वो अयस्क नहीं होते। जब हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं, आपने वेन आरेख पढ़ा होगा, उस वेन आरेख में हम जब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तब सभी है वो सही होता है, लेकिन जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सभी गलत होता है, कुछ सही होता है। तो यहां पर सभी अयस्क खनिज है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, कुछ खनिज अयस्क होते हैं, ये कथन यहां पर सत्य होगा। तो सभी अयस्क है वो खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज है वो अयस्क नहीं होते। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन सी पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। भू प्रॉपर्टी अर्थात पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सरफेस है, उसमें सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है और सर्वाधिक मात्रा में तत्व है वो कौन सा पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। और अगर ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में होता है लोहा और ब्रह्मांड के अंदर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व है वो पाया जाता है। अब जो आपने खनिज प्राप्त किया है, जैसे जमीन से खोद कर आपने कोई खनिज प्राप्त किया है, तो इस खनिज में हमने कहा लोहा है वो अधिक मात्रा में उपस्थित है। ये पूरा का पूरा खनिज तो लोहा नहीं है, लेकिन इस खनिज के अंदर लोहा है वो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। तो बाकी बचा हुआ क्या है, लोहे के अलावा कुछ बचे हुए जो पदार्थ होंगे उनको हम अशुद्धियां कहेंगे। और इन्हीं अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं अशुद्धियों को कहा जाता है अधात्री, या फिर इसे कहा जाता है गैंग या मैट्रिक्स। अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स, ठीक है। अधात्री या गैंग मैट्रिक्स किसे कहेंगे, किसी भी अयस्क में धातु के अलावा, भाई खनिज है तो ये खनिज में धातु ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, इसका मतलब ये क्या है, तो ये इसका मतलब ये अयस्क है। जिस अयस्क में धातु के अलावा उपस्थित जो अशुद्धियां होती है उन अशुद्धियों को अधात्री कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। तो खनिज में प्राय पत्थर के टुकड़े होते हैं, मिट्टी के कण, कंकड़, बालू तथा चूने के पत्थर और भी कई सारी अशुद्धियां मिली होती है और इन अपद्रव्यों को क्या कहा जाता है, अधात्री या गैंग या फिर क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अयस्कों के प्रकार के। अयस्क है वो कितने प्रकार के होते हैं, जो हम खनिज प्राप्त करते हैं और जिनमें धातु ज्यादा मात्रा में है वो अयस्क है। तो ये अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, तो अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि है उसी के आधार पर हम अयस्कों को नाम देते हैं। पहला अयस्क आ जाएगा प्राकृतिक अयस्क। प्राकृतिक अयस्क का मतलब है नेचुरल ओर। नेचुरल ओर का मतलब है कि इन अयस्कों में धातुएं हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, यानी कि इनके शुद्धिकरण की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। पिछले वीडियो में ही हमने बात की थी कि प्लेटिनम, सोना, चांदी, पारा ये धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, किसी से क्रिया नहीं करती है, इसलिए इनको उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। तो कुछ धातुएं, ये धातुएं स्वतंत्र रूप में भी पाई जाती है, ज्यादातर स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, कभी कभार ये कुछ इनके साथ अशुद्धियां मिली हुई होती है। तो इन प्रकार के जो प्राकृतिक अयस्क है, इन अयस्कों में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे प्लेटिनम है, सोना है या फिर चांदी है आदि। दूसरा आ जाता है ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क किसे कहा जाता है, ऐसे अयस्क जिसमें अशुद्धि के रूप में ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो। अगर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे ऑक्साइड अयस्क कहा जाता है। और ऑक्साइड अयस्क कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बॉक्साइड। बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो वो एल्यूमिनियम का अयस्क है और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2O3 × 2H2O। हेमेटाइट, हेमेटाइट भी एक ऑक्साइड अयस्क है, जो किसका अयस्क है, तो आयरन का अयस्क है, फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3। जिंकाइट, जिंकाइट किसका अयस्क हो जाएगा, जिंकाइट का फॉर्मूला हो जाएगा ZNO और ये हो जाएगा जिंक का अयस्क। कैसिटेराइट,
कैसीटेराइट है वो किसका अयस्क हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा SnO2 SnO2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। पायरोलुसाइट है, पायरोलुसाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा MnO2, ये किसका अयस्क है, तो ये मैग्नीज का अयस्क है। फिर आ जाता है सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क वे अयस्क होते हैं जिनमें अशुद्धि के रूप में क्या जुड़ा हुआ हो, सल्फर जुड़ा हुआ हो। ऐसे अयस्क जिसमें अशुद्धि के रूप में सल्फर जुड़ा हुआ हो उन्हें क्या कहा जाता है, सल्फाइड अयस्क कहा जाता है। जैसे कॉपर पायराइड्स, कॉपर पायराइड्स का फॉर्मूला होता है CuFeS2, ये कॉपर और आयरन का अयस्क होता है। सिल्वर ग्लास, सिल्वर ग्लास Ag2S, एक इसका अयस्क होता है, ये सिल्वर या चांदी का अयस्क होता है। आयरन पायराइड्स, आयरन पायराइड्स का फॉर्मूला हो जाता है FeS2, FeS2 आयरन पायराइड्स, जिसे मूर्खों का सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है, ये किसका अयस्क है, तो ये आयरन या लोहे का अयस्क है। गैलेना PbS, देखो सभी के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है और सल्फर जुड़ा हुआ है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो इसलिए इसको सल्फाइड अयस्क कहा जाता है। PbS गैलेना किसका अयस्क है, लेड का। फिर आ जाता है जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड यानी कि ZnS, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा और ये किसका अयस्क हो जाएगा, जिंक का। नेक्स्ट आ जाता है सिनेबार, सिनेबार अयस्क होता है मरकरी का या पारे का, जिसका फॉर्मूला होता है HgS। नेक्स्ट आ जाता है कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क किसे कहा जाता है, ऐसे अयस्क जिनके साथ में CO3 यानी कि कार्बोनेट समूह जुड़ा हुआ हो। अशुद्धि के रूप में CO3 या कार्बोनेट जो यौगिक है वो जुड़ा हुआ हो, तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे कार्बोनेट अयस्क कहा जाता है। ऐसे अयस्क जिनमें अशुद्धि के रूप में CO3 या कार्बोनेट कंपाउंड है वो जुड़ा हुआ है, तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे कार्बोनेट अयस्क कहा जाता है। कार्बोनेट अयस्क के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, लाइमस्टोन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट किसका अयस्क है, तो लाइमस्टोन या चूना पत्थर, ये किसका अयस्क हो जाएगा, तो ये अयस्क हो जाएगा चूने का या फिर कैल्शियम का। कैलेमाइन, कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये अयस्क किसका होता है, यह अयस्क हो जाएगा जिंक का। मैलेकाइट, मैलेकाइट CuCO3 CuOH हॉल्ट ट्वाइस। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट किसका अयस्क होता है, तो ये कॉपर का अयस्क होता है। फिर आ जाता है क्लोराइड अयस्क। क्लोराइड अयस्क वे अयस्क होते हैं जिसमें अशुद्धि के रूप में क्या जुड़ा हुआ हो, तो अशुद्धि के रूप में क्लोरीन जुड़ी हुई हो, क्लोरीन है वो जुड़ा हुआ हो या क्लोराइड आयन जुड़ा हुआ हो, तब उसे हम कहते हैं क्लोराइड अयस्क। जैसे हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर AgCl, जो किसका अयस्क हो जाएगा, चांदी का अयस्क हो जाएगा। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट है KCl.MgCl2.6H2O, ये किसका अयस्क हो जाएगा, तो ये मैग्नीशियम और पोटेशियम इन दोनों का अयस्क हो जाएगा। आपको जो ज्यादा अयस्कों का याद रखना है वो पहले तो याद रखना है आपको सल्फाइड अयस्कों का, एक तो आपको याद रखना है सल्फाइड अयस्कों का और दूसरा जो याद रखना है वो आपको रखना है कार्बोनेट अयस्कों का। इन दोनों अयस्कों के बारे में ज्यादा याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि जो धातु निष्कर्षण की विधियां होगी इन विधियों में इन दोनों अयस्कों का स्पेशल रूप से वर्णन आएगा। फिर आ जाता है सल्फेट अयस्क। सल्फेट अयस्क वे अयस्क होते हैं जिसमें सल्फेट मूलक जुड़ा हुआ हो, SO4 आयन है वो जुड़े हुए हो, तब उसे क्या कहा जाता है, सल्फेट अयस्क कहा जाता है। जैसे जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम CaSO4 2H2O, ये किसका अयस्क हो जाएगा, तो ये कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा। एप्सम लवण, एप्सम लवण है वो है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2, इसको एप्सम लवण कहा जाता है, ये किसका अयस्क हो जाएगा, मैग्नीशियम का। ग्लोबर लवण, ग्लोबर लवण है वो सोडियम का अयस्क होता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O। फिर नेक्स्ट आ जाता है कुछ अन्य अयस्क भी पाए जाते हैं, जैसे क्रायोलाइट है जिसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6, सॉल्ट बिटर, सॉल्ट बिटर का हो जाएगा NaNO3। ये कुछ अन्य टाइप के अन्य प्रकार के अयस्क आ जाते हैं। तो हमें ज्यादातर कौन से अयस्कों के बारे में ध्यान रखना है, तो हमें अयस्कों के बारे में ध्यान रखना है, फर्स्ट है सल्फाइड अयस्क और दूसरा आ जाता है कार्बोनेट अयस्क।
तो नेक्स्ट आ जाता है कुछ प्रमुख धातुओं के अयस्क जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अलग अलग जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला आ जाता है सोडियम। सोडियम के लिए आप याद रख सकते हो 100 किलो बोरी, 100 किलो बोरी। वैसे आप अपने खुद के फॉर्मूले भी बना सकते हो, लेकिन ये मेरे फॉर्मूले है 100 किलो बोरी। 100 से हो जाएगा सोडियम और वापस 100 किलो से पहला हो जाएगा सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl और दूसरा हो जाएगा बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 into 10H2O। Na2B4O7 into 10H2O ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। बोरेक्स को सोने पर सुहागा यानी कि बोरेक्स को सुहागा भी कहते हैं। तो 100 किलो बोरी से याद रख सकते हो सोडियम। सोडियम के अयस्क हो जाएंगे 100 किलो से सोडियम क्लोराइड और बोरी से हो जाएगा बोरेक्स। फिर दूसरा आ जाता है मैग्नीशियम Mg। Mg के लिए आप याद रख सकते हो मैडोला। मैं से क्या हो जाएगा, तो मैं से हो जाएगा मैग्नीशियम और वापस मैं से क्या हो जाएगा, मैं से हो जाएगा मैग्नेसाइट जिसका फॉर्मूला होता है MgCO3 और फिर डोला से हो जाएगा डोलोमाइट। डोलोमाइट यानी कि MgCO3 into CaCO3। फिर आ जाता है कैल्शियम। देखो डोलोमाइट है उसमें मैग्नीशियम भी है और कैल्शियम भी है, तो ये मैग्नीशियम का भी अयस्क होता है और कैल्शियम का भी अयस्क होता है। कैल्शियम Ca इसके लिए याद रख सकते हो कैसे डोला जी या क्यों डोला जी। मैं डोला तो हम कहेंगे कैसे डोला जी। कैसे डोला जी में कैसे से हो जाएगा कैल्शियम और वापस कैसे से याद रखना है कैल्साइड। कैल्साइड का हो जाएगा CaCO3 और फिर डोला से हो जाएगा डोलोमाइट MgCO3 into CaCO3 और जिप्सम। जिप्सम भी किसका अयस्क होता है, कैल्शियम का। जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 into 2H2O। फिर आ जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है इसके लिए आप याद रख सकते हो एलो मिनी जेडो बाकू। मिनी जेडो बाकू तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा एलो मतलब ये लो, मिनी यानी कि बिल्ली, जेडो मतलब जैसा और बाको मतलब मुंह। तो एलो मिनी जेडो बाको ये याद रखने की ट्रिक है। एलोमिनी, एलोमिनी से हो जाएगा एल्यूमिनियम, जेडो से कुछ नहीं है, बा से बॉक्साइड और को से हो जाएगा कोरेनम। ये क्वेश्चन कई बार आया है। बॉक्साइड है वो किसका अयस्क है, तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और या फिर पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा, बॉक्साइड। फिर आ जाएगा थोरियम। थोरियम के लिए होता है मोनोजाइट। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो मोनोथोरी। मोनोथोरी। थोरी एक जाति होती है, जैसे जाट है तो जाट में या विष्णुई है उस विष्णुई के अंदर एक उपजाति होती है थोरी। तो मोनोथोरी से याद रख सकते हो। मोनोजाइट किसका अयस्क हो जाएगा, थोरियम का। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि मोनोजाइट रेत किसका अयस्क होता है, तो वो थोरियम का होता है, या थोरियम का अयस्क कौन सा है, तो वो है मोनोजाइट। फिर लोहा। लोहे के लिए हो जाएगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इसके लिए आप एक लंबी चौड़ी ट्रिक याद रख सकते हैं कि मैंने हेमे को लिमो से टाइट करके सीधा राइट कर दिया। मैंने हेमे को, हेमेटाइट, ठीक है, मैंने हेमे को लिमो से टाइट करके सीधा राइट कर दिया। मैंने से हो जाएगा मैग्नेटाइट, हेमे से हेमेटाइट और लिमोनाइट और फिर सीधा राइट से क्या हो जाएगा, सिडेराइट। तो मैंने हेमे को लिमो से टाइट करके सीधा राइट कर दिया। ये किसके अयस्क हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे लोहे के। फिर आ जाता है लेड या पीबी, जिसकी अयस्क कौन सा होता है, तो जिसका अयस्क होता है गैलेना। तो इसके लिए आप याद रख सकते हो कि गैली शास्त्र जय को नहीं, जय तो पासी को नहीं आवे। ये एक ट्रिक है कि गैली शास्त्र जय को नहीं, जय तो पासी को नहीं आवे। गैली, गैली से हो जाएगा गैलेना, ली से लेड। तो गैलेने का एस कौन सा हो जाएगा, लेड, जिसका फॉर्मूला होता है पीबीएस। और पासी से क्या हो जाएगा, तो पासी, पासी से हो जाएगा पा से पारा या मरकरी और सी से क्या हो जाएगा, सिनेबार। पासी मतलब वापस, यानी कि जो पागल होती है वो ससुराल नहीं जाती है और जाती है तो वापस नहीं आती है। इसको ऐसे बोला जाता है कि गैली
शास्त्र जय कोनी और जय तो पासी कोनी आवे, तो पासी और गैली, गैली से हो जाएगा गैलेना, ली से लेड, लेड का एस गैलेना होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पारे का एस कौन सा होता है, तो पारे का एस होता है सिनेबार। फिर आ जाता है रेडियम, तो रेडियम का एस कौन सा होता है, तो रेडियम का एस होता है पिच ब्लेड। इसको ऐसे याद रख सकते हो, मैडम रेडी है पिच पर, मैडम रेडी है पिच पर, ठीक है, मैडम रेडी है पिच पर। तो इसका मतलब है कि मैडम क्यों लिखा है, रेडियम की खोज का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियम की खोज किसने की थी, तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। और इसका अयस्क कौन सा है, तो इसका अयस्क है पिच ब्लेंड। फिर तांबा, ऊपर से देखने पर मैल जैसा नजर आता है, तो तांबे का अयस्क कौन सा हो जाएगा, मैले का एक। चांदी अर्जेंट होती है, तो चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटाइट। इसके अलावा रूबी, सिल्वर और सिल्वर ग्लास भी चांदी के अयस्क होते हैं। जिंक का होता है जिंक ब्लेड और यूरेनियम का होता है पिच ब्लेड, जिसका फॉर्मूला होता है U3O8। ये कुछ प्रमुख धातुओं के अयस्क है जिनके बारे में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है धातु निष्कर्षण के चरण या धातु कर्म के चरण, की धातु है उसको अयस्क से प्राप्त करने के लिए कौन कौन से चरणों का पालन किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है अयस्कों का चूर्णीकरण। जब हम खनिज को प्राप्त करते हैं या अयस्क को प्राप्त करते हैं तो वो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होता है, तो उन पत्थरों को बड़ी बड़ी जो चक्कियां होती है उन चक्कियों के अंदर पीसा जाता है, छोटा किया जाता है और उसे क्या कहा जाता है, अयस्क का चूर्णीकरण। चूर्णित अयस्क है, उस चूर्णित अयस्क का फिर क्या किया जाएगा, सांद्रण किया जाएगा। और सांद्रण होने के बाद जो अयस्क है उनको धातु के आधार पर 3 श्रेणियों में बांट दिया जाएगा। एक तो निम्न क्रियाशील धातुएं, जो सक्रियता श्रेणी में नीचे की तरफ आती है उन्हें निम्न क्रियाशील धातुएं कहा जाता है। फिर मध्यम क्रियाशील धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में बीच में आती है, और फिर उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर की तरफ आती है। ऊपर की तरफ कौन सी आती है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। इन धातुओं को उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कहा जाता है। तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। निम्न क्रियाशील धातुएं होती है वो सामान्यतः किस अयस्कों में पाई जाती है, सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाई जाती है। मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में भी पाई जाती है और सल्फाइड अयस्कों के रूप में भी पाई जाती है। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनके जो अयस्क होते हैं उन अयस्कों को पहले तो हम सांद्रित कर देंगे। सांद्रित करने के बाद हम सीधे ही उस गलित धातु का विद्युत अपघटन करके क्या प्राप्त कर लेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। हमें ज्यादा याद रखना है मध्यम क्रियाशील धातुओं के बारे में कि मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे। निम्न क्रियाशील धातुएं हैं तो उनके लिए कौन सा अयस्क हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। और सल्फाइड अयस्क के लिए वही विधि अपना लेंगे जो हम किसके लिए अपनाएंगे, मध्यम क्रियाशील धातुओं के सल्फाइड अयस्कों के लिए। तो सबसे पहले अयस्कों का चूर्णीकरण किया जाएगा और फिर दूसरा जो आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा अयस्कों का सांद्रण। अब अयस्कों के सांद्रण के लिए बहुत सारी विधियां हैं जिनमें से 2 विधियां अपने लिए महत्वपूर्ण हैं और उन विधियों के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अयस्क का सांद्रण है क्या। अयस्क का सांद्रण का मतलब है कि प्रारंभिक तौर पर, प्रारंभिक स्टेज पर अयस्क के साथ जो अशुद्धियां मिली हुई है उन अशुद्धियों को हटाने क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। यानी कि अयस्क है उसके अंदर धातु की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी कैसे होगी, क्योंकि उसके अंदर अशुद्धियां है वो हटा दी है तो धातु का प्रतिशत वैसे ही ज्यादा हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, सांद्रण कहेंगे। सांद्रण के लिए बहुत सारी विधियां उपयोग में ली जाती है जिसमें पहली विधि आ जाती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। प्रश्न पूछा जाता है कि लौह अयस्क के सांद्रण के लिए कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है, तो लौह अयस्क के सांद्रण के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि है वो प्रयोग में ली जाती है। इसमें क्या किया जाता है, ये जो लौह अयस्क है, चूर्णित अयस्क है, इस चूर्णित अयस्क को एक इस प्रकार के पट्टे के ऊपर डाला जाता है। इस पट्टे में ये जो बीच में टायर होता है, ये टायर
टायर कैसा होता है, चुंबकीय होता है, इसलिए इसको चुंबकीय रोलर कहा जाता है। जब इसके ऊपर इसको डाला जाता है तो जो लोहे के कण होते हैं वो लोहे के कण तो इस चुंबक से चिपक जाते हैं और जो अशुद्धियां होती है वो अशुद्धियां दूर चली जाती है। तो लोहे के कण जब चिपकते यहां पर आते हैं तो यहां से इसका प्रभाव है वो खत्म हो जाता है चुंबक का, तो वो इस जगह अलग इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो यहां इकट्ठे हो जाते हैं और जो अचुंबकीय पदार्थ है वो यहां इकट्ठे हो जाते हैं। तो लोहा अयस्कों के सांद्रण के लिए, यानी कि जिसमें धातु के रूप में लोहा उपस्थित हो या जिसमें अशुद्धि के रूप में लोहा उपस्थित हो, उनके सांद्रण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। धातु निष्कर्षण की दूसरी विधि जिसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है झाग प्लवन विधि या फिर इसे फैन प्लवन विधि भी कहा जाता है। झाग प्लवन विधि या फैन प्लवन विधि ये किसके लिए की जाती है, तो ये हमेशा की जाती है सल्फाइड अयस्कों के लिए। झाग प्लवन विधि है वो किसके लिए प्रयोग में ली जाती है, तो वो सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग में ली जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों को एक बर्तन के अंदर डाला जाता है। बर्तन के अंदर सल्फाइड अयस्कों को डालकर उनमें मिलाया जाता है चीड़ का तेल, सोडियम एथिल जैंथेट, ठीक है। सल्फाइड अयस्कों को एक बर्तन में डालकर उसके साथ मिलाया जाता है चीड़ का तेल, सोडियम एथिल जैंथेट है वो मिलाया जाता है, फिर उसे तेजी से क्या किया जाता है, हिलाया जाता है। तेजी से हिलाने पर जो चीड़ का तेल है वो तो क्या बना देगा, झाग कारक, झाग कारक के रूप में काम करेगा, यानी कि झाग बनाने का काम करेगा। और सोडियम एथिल जैंथेट है वो अयस्क को हल्का करके ऊपर तैरने में सहायता करेगा, इसीलिए सोडियम एथिल जैंथेट है इनको क्या कहा जाता है, प्लवन कारक कहा जाता है। और झाग है इनको परमानेंट रखने के लिए, झाग को स्थायी रखने के लिए इसके साथ में क्या मिलाया जाता है, क्रिसोल मिलाया जाता है। तो क्या किया जाता है, एक बर्तन में सल्फाइड अयस्क को ले लिया, उसके साथ मिला दिया आप चीड़ का तेल, सोडियम एथिल जैंथेट। चीड़ का तेल है वो झाग बनाने का काम करेगा, इसलिए उसको झाग कारक कहा जाएगा। सोडियम एथिल जैंथेट है वो अयस्क को झाग के साथ हल्का करके ऊपर तैरने में सहायता करेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, प्लवन कारक। और साथ में झागों को स्थायी बनाने के लिए स्थायीकरण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, क्रिसोल का प्रयोग किया जाता है। तो ये दूसरी विधि है झाग प्लवन विधि या फैन प्लवन विधि जो ज्यादा प्रयोग में ली जाती है। तो धातु निष्कर्षण का दूसरा चरण हो गया धातुओं का अयस्कों का सांद्रण। अब जो अयस्क है उन अयस्कों को हम तीसरे चरण में उनके ऑक्साइडों में परिवर्तित करेंगे। तो तीसरा चरण आ जाएगा धातुओं का ऑक्सीकरण या धातु ऑक्साइडों का निर्माण। धातु ऑक्साइड मतलब धातुओं के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई होगी तब उसे धातु ऑक्साइड कहा जाएगा। जैसे ZnO तो जिंक ऑक्साइड है, PbO लेड ऑक्साइड है, ये धातुओं के क्या कहलाते हैं, ऑक्साइड कहलाते हैं। या फिर हम कहेंगे CaO तो ये कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो धातु अयस्क है उन धातु अयस्कों को हम किस में परिवर्तित करेंगे, ऑक्साइडों में परिवर्तित करेंगे। ऑक्साइडों में परिवर्तित करने के लिए हम दो विधियां अपनाते हैं। पहली विधि आ जाती है भर्जन और दूसरी विधि कौन सी आ जाती है, दूसरी विधि आ जाती है निस्तापन। इसमें क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं भर्जन किसके लिए किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइडों में परिवर्तित करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, भर्जन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, ये ध्यान रखना भर्जन में क्या होता है, वायु उपस्थित होती है। तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक बिंदु तक गर्म करना ही क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। सल्फाइड अयस्क है वो कोई भी सल्फाइड अयस्क ले लें, जैसे PbS यानी कि क्या हो जाएगा, लेड सल्फाइड हो जाएगा। तो इस लेड सल्फाइड अयस्क है इसको किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु तक गर्म करना ही क्या कहलाता है, भर्जन। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा लेड ऑक्साइड और प्लस के क्या मुक्त हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस मुक्त हो जाएगी।
तो सल्फाइड अयस्कों के लिए ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? भर्जन का, जिसमें वायु उपस्थित होती है। भर्जन के बाद दूसरी विधि आ जाती है निस्तापन। निस्तापन किसके लिए प्रयोग में की जाती है? तो निस्तापन प्रयोग में ली जाती है कार्बोनेट अयस्कों के लिए, जिसमें हम या तो वायु बहुत ही कम प्रवाहित करते हैं या फिर वायु की क्या होती है? अनुपस्थिति। नॉर्मली वायु की अनुपस्थिति होती है, तो वायु की अनुपस्थिति में जो कार्बोनेट अयस्क है उनको उनके गलनांक बिंदु तक गर्म करना क्या कहलाएगा? निस्तापन। जैसे MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो इस मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे, इसके गलनांक बिंदु तक गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। तो इस तरह ये परिवर्तित हो जाएगा ऑक्साइडों में। किसमें परिवर्तित हो गया? ऑक्साइडों। जब ऑक्साइडों में परिवर्तित हो गए, यानी कि तीसरा चरण हमने कर दिया कि धातु के जो अयस्क थे उन अयस्कों को हमने धातु ऑक्साइडों में परिवर्तित कर दिया, तो अब हम चौथा चरण यूज करेंगे और वो है धातु ऑक्साइडों का अपचयन। अपचयन में क्या किया जाएगा? ये जो धातु के ऑक्साइड है इनके साथ कार्बन मिलाकर उनको गर्म किया जाएगा। जैसे PbS है, तो PbS के साथ PbO है, यानी कि लेड ऑक्साइड है, तो इसके साथ मिला दिया जाएगा कार्बन, फिर उसको गर्म किया जाएगा वात्या भट्टी के अंदर। तो गर्म करने पर ये अपचयित हो जाएगा Pb में, और साथ में कौन सी गैस का निर्माण हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसी तरह हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको हम कार्बन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर इसका अपचयन हो जाएगा, हमें कौन सी धातु प्राप्त हो जाएगी? मैग्नीशियम, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो अगला चरण आ जाता है धातु ऑक्साइडों का अपचयन। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें धातु के साथ कोक मिलाकर उन्हें वात्या भट्टी में गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर ये अपचयित हो जाते हैं। कार्बन की सहायता से धातु के ऑक्साइडों के अपचयन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से भी धातु ऑक्साइडों का अपचयन किया जाता है। एक तो हम कार्बन की सहायता से भी करते हैं, एक कुछ ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती है, उन अभिक्रियाशील धातुओं को इनके साथ मिला दिया जाता है, और इनके साथ मिला दिया जाता है तो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। तो उस विस्थापन विधि का भी प्रयोग किया जाता है अपचयन के लिए। तो धातु ऑक्साइडों के अपचयन के लिए जिस विस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है उसमें एक विस्थापन विधि आ जाती है जिसको हम थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। थर्मिट अभिक्रिया में क्या किया जाता है? तो थर्मिट अभिक्रिया में सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम जैसी जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं उन क्रियाशील धातुओं को, अभिक्रियाशील धातुओं को उन धातु ऑक्साइडों के साथ मिलाया जाता है। और धातु ऑक्साइडों के साथ मिलाने के कारण क्या करेंगे? धातु ऑक्साइडों में से धातु को ये जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं ये विस्थापित कर देगी, और विस्थापित करेगी तो एक अभिक्रिया होगी, और उस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि उसमें ऊष्मा है, उस ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ऊष्मा का उत्सर्जन होने के कारण उसे क्या कहा जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। और ये ऊष्मा इतनी अधिक निकलेगी कि जो धातु हमें प्राप्त हो रही है, जैसे हमें आयरन प्राप्त हो रहा है, तो ये आयरन है वो गलित अवस्था में प्राप्त होगा। इतनी ये अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। अब थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग कहां किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, ये धातु का ऑक्साइड हो गया। इसके साथ हम मिला देते हैं एल्यूमिनियम मिलाते ही जो अभिक्रिया होती है वो हो जाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बहुत ज्यादा ऊष्मा मुक्त होती है, और एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और आयरन को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो जब आयरन ये विस्थापित होकर निकलेगा तो ये किस अवस्था में निकलेगा? ये गलित अवस्था में निकलेगा, और उस गलित आयरन का यूज हम कहां कर देंगे? पटरी और मशीनी पुर्जों की जो अंदर आई हुई दरारें हैं उन दरारों को जोड़ने के लिए।
और जो अभिक्रिया हो जाएगी वो अभिक्रिया हो जाएगी Fe2O3 और इसके साथ जुड़ गया एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से ये जो Fe है इसको विस्थापित कर दिया, हटा दिया और ऑक्सीजन के साथ खुद जुड़ के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया और Fe है वो अलग हो गई। अब इसके साथ क्या मुक्त हुई? ऊष्मा। और इस ऊष्मा ने इस Fe को किस अवस्था में कन्वर्ट कर दिया? गलित अवस्था में। और उसी गलित अवस्था के आयरन का यूज हम कहाँ कर लेंगे? पटरियों के अंदर जो दरारें आई हुई है या मशीन के पुर्जे हैं उनके अंदर जो दरारें आई है उनको जोड़ने के लिए। अब जो धातु ऑक्साइडों के अपचयन से हमें धातु प्राप्त हुई है वो धातु भी अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। तो उस पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए हम अगला चरण अपनाएंगे और वो अगला चरण कौन सा हो जाएगा? धातुओं का शोधन। और सामान्यतः धातुओं का शोधन करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? विद्युत अपघटन विधि का। विद्युत अपघटन विधि बहुत ही सरल विधि है। इस विधि में क्या किया जाता है? जिस धातु का या जिस अयस्क से जो हमने धातु प्राप्त किया और वो अभी भी अशुद्ध धातु है, उस अशुद्ध धातु का क्या बना दिया जाता है? एनोड बना दिया जाता है। और उसी धातु का, जैसे मान लीजिए अपने पास अशुद्ध धातु है कॉपर, तो हम क्या करेंगे? शुद्ध कॉपर का, ठीक है, शुद्ध धातु कॉपर है, उस शुद्ध कॉपर का हम क्या बना देंगे? तो शुद्ध कॉपर का हम कैथोड बना देंगे। और फिर उसी धातु का जो लवण है उसको हम विद्युत अपघटन के रूप में ले लेंगे। तो हमने किसका ले लिया है? कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 है। इस CuSO4 का ये विलयन ले लिया है विद्युत अपघटन के रूप में। जब हम यहां पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो कॉपर सल्फेट का ये जो विलयन है, इस विलयन के अंदर से कॉपर निकलेगा और कॉपर कहां डिपॉजिट हो जाएगा? तो वो इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा। जब ये कॉपर यहां से कम हो गया है तो इस कॉपर की पूर्ति करने के लिए ये जो अशुद्ध कॉपर ली थी हमने, इसका जो हमने एनोड बनाया था, इससे कॉपर निकल के कहां आ जाएगा? तो इससे कॉपर निकलकर विलयन में आ जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी कि विलयन से कॉपर यहां डिपॉजिट होता रहेगा और यहां से निकलकर कहां आता रहेगा? विलयन में आता रहेगा। और इस तरह ये जो एनोड है इसकी साइज छोटी होती जाएगी और कैथोड है उसकी साइज बड़ी होती जाएगी। और इसके अंदर से जो अशुद्धियां होगी वो अशुद्धियां नीचे जमा होती जाएगी। किसके नीचे? एनोड के नीचे जमा होती जाएगी। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे एनोड पंख कहा जाता है। और यही विधि है वो पूरी क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन विधि कहलाती है। तो विद्युत अपघटन विधि में क्या किया जाता है? अशुद्ध धातु का एनोड लिया जाता है और शुद्ध धातु की पतली परत का क्या बनाते हैं हम? कैथोड। ये कैथोड बहुत ही पतला होता है, बाद में ये मोटा हो जाता है। फिर धातु के लवण विलयन को हम किसके रूप में ले लेते हैं? विद्युत अपघटन। मतलब जो धातु है उसी का धातु लवण लिया जाता है और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघटन से धातु है वो कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, जमा हो जाती है, तथा जितनी मात्रा में धातु है वो विलयन से इसके अंदर कैथोड के ऊपर निक्षेपित हुई है, जमा हुई है, उतनी ही मात्रा में एनोड से धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। और जो विलय अशुद्धियां होती है वो तो विलयन में मिक्स हो जाती है और जो अविलय अशुद्धियां होती है वो एनोड की तली पर जमा हो जाती है और जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे एनोड पंख कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई जल का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर कौन सी गैस निकलती है और कैथोड पर कौन सी? तो जब भी जल का विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर निकलती है ऑक्सीजन और कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। एनोड है, इस एनोड पर तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी जब जल का विद्युत अपघटन करेंगे और कैथोड पर कौन सी गैस है वो रिलीज हो जाएगी? तो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर रिलीज हो जाएगी। तो ये हो गया है धातुओं का निष्कर्षण और धातु निष्कर्षण के चरण। अगले जो वीडियो में हम बात करेंगे मिश्र धातुओं के बारे में।